बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 5 शुरू किया हुआ है और आज उसका हमने सेक्शन डी, चौथा सेक्शन शुरू करना है। और इसमें हमारे जो सेक्शन का नाम है वो है मोमेंटम। तो इसमें हमने मोमेंटम की अंडरस्टैंडिंग करना है और सबसे पहला जो नॉलेज 5.1 है इसमें मोमेंटम को ही सीखेंगे। और जो एसएलओ हमने इसमें कवर करना है वो क्या है, डिफाइन एंड कैलकुलेट द मोमेंटम। आपने एक तो मोमेंटम को डिफाइन करना सीखना है, मोमेंटम क्या चीज है, और फिर इसको यूज करना है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कैसे इस्तेमाल होगा, कैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बेटा मैं आपसे पूछता हूं, आपने डेली लाइफ में देखा होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, क्या कर रहा होता है, तो मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर ये क्वालिटी आ जाती है कि अगर आप उसको रोकोगे, मूविंग ऑब्जेक्ट को अगर आप क्या करते हो, रोकोगे, तो वो ऑब्जेक्ट आपके ऊपर फोर्स लगाता। क्या करता है, ये वाली जो फोर्स लगाने वाली क्वालिटी है मूविंग ऑब्जेक्ट की, ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। एक तो स्पीड पे, अगर एक बाइक आ रही है स्लो, तो उस केस में वो अगर हम उसको रोकेंगे तो वो कम फोर्स लगाएगी। लेकिन अगर वही बाइक स्पीड से आ रही हो तो फिर क्या करेगा, फिर ज्यादा फोर्स लगाएगी, हमें जख्मी भी करेगी। इसका मतलब एक चीज हो गई यहां पे वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो ये फोर्स लगाने वाली ऑब्जेक्ट की जो क्वालिटी है ये भी क्या होगी, ज्यादा होगी। दूसरी चीज, अगर एक बाइक है और एक ट्रक है, दोनों एक ही स्पीड से आ रहे हैं, दोनों क्या आ रहे हैं, एक ही वेलोसिटी से आ रहे हैं। अब रोको, ठीक है, कौन ज्यादा फोर्स लगाएगा आप पे, ट्रक ज्यादा फोर्स लगाएगा। यानी इसका मतलब है फोर्स लगाने वाली जो एबिलिटी है वो दूसरा कौन सा फैक्टर है जिस पे डिपेंड करेगी, मैस पे। ज्यादा मैस ज्यादा फोर्स। तो दो यहां पे फैक्टर हैं जिन पे ये क्वालिटी डिपेंड करती है। ठीक हो गया। और इस क्वालिटी को ही हम मोमेंटम कह देते हैं या क्वांटिटी ऑफ मोशन कहा जाता है। क्या कहते हैं, क्वांटिटी ऑफ मोशन। दिस क्वालिटी इज नोन एज क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी और विच इज कॉल्ड मोमेंटम, जिसे आप मोमेंटम का नाम देते हो। अच्छा, अब आप देखो, जो जितना ज्यादा हाई स्पीड से मूव कर रहा होगा उसको रोकना उतना मुश्किल है। क्यों, अगर आप इनर्शिया की तरफ जाओ, इनर्शिया भी तो आपने पढ़ा हुआ है ना, इनर्शिया में भी तो ये पढ़ा था आपने कि हर कोई जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी जिस स्टेट में है उस स्टेट को बरकरार रखने की कोशिश करता है। तो मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो भी क्या करेगा, अपनी उस मोशन वाली स्टेट को बरकरार रखने की कोशिश करेगा। तो एक तरफ तो इनर्शिया की बात हो रही है, तो इनर्शिया की वजह से भी वो ही कुछ हो रहा है। इनर्शिया भी अपनी स्टेट को बरकरार रखने के लिए हमारे ऊपर फोर्स लगाएगा। ऐसे ही है। तो मोमेंटम का इसका मतलब इनर्शिया के साथ एक लिंक सा नजर आ रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर मोशन में इनर्शिया को देखो, क्या करो, मोशन में अगर इनर्शिया को देखोगे तो वो आपका क्या होगा, मोमेंटम होगा। तो मोमेंटम कैन बी कंसीडर्ड एज अ इनर्शिया इन मोशन। मोहम्मद ठीक है, चलो ये बात हो गई। अब आते हैं, यहां पे जो है वो इस बात को समझाया भी हुआ है कि यहां पे अगर आपके पास एक ट्रक है और एक गाड़ी है, दोनों अगर एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो बताओ किसका मोमेंटम ज्यादा होगा, ट्रक का। क्यों, क्योंकि उसकी मैस ज्यादा है, उसकी मैस ज्यादा है। ठीक हो गया। तो यहां पे ये बात भी आपने, अब ये एक अगर फर्ज करो एक लड़का है और एक ये पत्थर है इतना बड़ा, ये दोनों नीचे की तरफ आ रहे हैं, दोनों की वेलोसिटी एक जैसी है, तो बताओ किसका मोमेंटम ज्यादा है। क्यों, उसका मैस ज्यादा है, उसका इनर्शिया ज्यादा, मैस ज्यादा है। तो मैस के बढ़ने से यहां पे क्या होता है, मोमेंटम बढ़ता है। हम इनर्शिया की बात नहीं करेंगे, यहां पे मोमेंटम की बात करेंगे। अच्छा, मोमेंटम को मैथमेटिकली भी डिफाइन करते हैं। मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो अगर मैस को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा। इसको पी से जाहिर किया जाता है। किस से जाहिर करती है, पी से। इट इज डिनोटेड बाय पी। अच्छा, अब आपको पता है कि वेलोसिटी एक वेक्टर है, तो मोमेंटम भी फिर क्या होगा, एक वेक्टर ही होगा, क्योंकि ये वेलोसिटी से मिलकर बना हुआ है।
मैस एक स्केलर है और वेलोसिटी एक वेक्टर है। और शायद आपने स्केलर्स और वेक्टर्स के चैप्टर में पढ़ा हो कि अगर एक स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर वेक्टर आता है। आंसर क्या आता है? वेक्टर आता है। तो यहां पे एक वेक्टर और एक स्केलर, मैस स्केलर वेलोसिटी वेक्टर, ये मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ रहा है? मोमेंटम। तो इसका मतलब मोमेंटम भी फिर क्या होगा? एक वेक्टर ही होगा। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम वही होगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है। अगर वेलोसिटी राइट साइड पे है तो मोमेंटम भी किस तरफ होगा? राइट साइड पे होगा। अच्छा, मैंने ये दो वेक्टर ड्रा किए हैं, लेकिन मैंने मोमेंटम के वेक्टर को जरा लेंथ ही शो की है। क्यों? मोमेंटम का वेक्टर जो है वो ज्यादा लेंथ में शो की है, इसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा जाहिर कर दी है। उसकी वजह बताओ जरा, इसकी मैग्नीट्यूड क्यों ज्यादा है वेलोसिटी वेक्टर की मैग्नीट्यूड से? हाँ भी जमीन आप बताओ। हाँ जी बताओ बेटा, इसमें मैस वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो जो मैस का मल्टीप्लायर है वो ओवरऑल क्या करेगा? अगर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड 2 है और मैस आपके पास भी 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई हो तो तब 4 आंसर आ जाएगा। तो मोमेंटम की मैग्नीट्यूड 4 हो जाएगी। इसी वजह से मैंने मोमेंटम वेक्टर की लेंथ क्या की है? वो ज्यादा रखी है। तो वेलोसिटी के लिहाज से मोमेंटम की वेक्टर की लेंथ नॉर्मली क्या होती है? वो ज्यादा होगी नॉर्मली। अच्छा, अब यहां पे आ जाती हैं कि इसका यूनिट को अगर आप डिस्कस करना चाहो तो यूनिट हमेशा फार्मूले से निकाला जाता है। मैं यहां पे ड्राइव कर देता हूं। फार्मूला हमारे पास मैस इंटू वेलोसिटी, ऐसे ही है। और मैस का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। इस तरह से बताओ ये यूनिट क्या बन गया? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड बनता है। वैसे इसका एक और यूनिट भी बनाया जा सकता है। वो क्या बनाया जा सकता है वो भी जरा सुन लो। मैं अगर ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड को ऐसे लिख लूं और यहां पे सेकंड से मल्टीप्लाई कर दूं, सेकंड से डिवाइड कर दूं, सेकंड से मल्टीप्लाई कर दूं, अब ये कहोगे ये क्यों कर रहे हैं? वैसे मैथ कहते हैं ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। मैथ कहता है फिर चेंज तो कोई नहीं आएगी, लेकिन जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो क्या हो जाएगी? वो पूरी होगी। वो रिक्वायरमेंट क्या है? ये जो सेकंड है, इस सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा? ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ ये सेकंड एज इट इज आ गया। ऐसे ही है। आपको पता है फोर्स किसके बराबर होती है? एम ए के बराबर होती है ना। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, मैथ का यूनिट किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर, तो बताओ ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये न्यूटन के बराबर नहीं है? तो फिर यहां पे ये जो ब्रैकेट वाली चीज लिखी है इसको मैं न्यूटन लिख सकता हूं। तो इस तरह से अगर मैं इसको न्यूटन लिख दूंगा तो ये 7 सेकंड भी है, तो एक नया यूनिट क्या बन गया? न्यूटन इंटू सेकंड। तो मोमेंटम के यूनिट को आप न्यूटन इंटू सेकंड भी लिख सकते हो। किलोग्राम मीटर पर सेकंड लिख लो या न्यूटन इंटू सेकंड लिख लो। तो ये आपने मोमेंटम के यूनिट को भी अंडरस्टैंड किया। अब जरा मोमेंटम की एक क्वालिटी जो डायरेक्शन वाली है उसको डिस्कस कर ले। बेटा याद रखो, जब भी कोई वेक्टर, जब भी आप किसी वेक्टर को डील करते हो, किसी वेक्टर क्वांटिटी को डील करते हो, जैसे वेलोसिटी है, मोमेंटम है, फोर्स है, टॉर्क है, तो ऐसे केस में आप उसकी डायरेक्शन को बयान करने के लिए एक डायरेक्शन को रेफरेंस के तौर पर ले लेते हो। एक डायरेक्शन को, जैसे मैं अगर कहता हूं राइट डायरेक्शन में रेफरेंस ले रहा हूं, राइट डायरेक्शन को क्या ले रहा हूं? रेफरेंस। रेफरेंस डायरेक्शन को आप हमेशा पॉजिटिव लोगे। क्या लोगे? पॉजिटिव लोगे। अगर मोमेंटम राइट साइड पे मूव कर रहा होगा तो फिर मोमेंटम को क्या ले लोगे? पॉजिटिव, क्योंकि राइट साइड की डायरेक्शन क्या ली जा रही है? पॉजिटिव। लेकिन अगर मोमेंटम बिल्कुल इसके ऑपोजिट लेफ्ट साइड पे मूव करे तो तब मोमेंटम को आप नेगेटिव ले लोगे। क्या ले लोगे? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि रेफरेंस के लिहाज से ये क्या हो गया? ऑपोजिट हो गया। और जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन हो तो आप उसके लिए माइनस साइन लगा देते हो। क्या लगा देते हो? माइनस। याद रख लो, पूरी फिजिक्स में जहां भी अगर एक वेक्टर लेफ्ट साइड पे है और आप राइट साइड पे बात करना चाहोगे, अगर लेफ्ट साइड की डायरेक्शन पॉजिटिव है तो राइट साइड की डायरेक्शन नेगेटिव है। अगर अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव है।
तो जब भी आप एक डायरेक्शन को रेफरेंस ले लोगे तो उस रेफरेंस डायरेक्शन के जो ऑपोजिट डायरेक्शन होगी वो हमेशा क्या कंसिडर होगी, नेगेटिव। ऐसे केस में वो वेक्टर भी नेगेटिव हो जाएगा जो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो इसी वजह से यहां पे मैंने यहां पे जो है वो डायरेक्शन की बात की भी होगी। जैसे ये है, एक बॉल है जिसकी मास 60 ग्राम है और ये 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से राइट साइड पे जा रहा है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसका मोमेंटम निकालना चाहूं तो क्या करूंगा, मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जरा बताओ, क्या मास को वेलोसिटी से सिंपली मल्टीप्लाई कर दूंगा? लेकिन बेटा एक बात याद रखो, जब भी आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, जब भी आपने ये फॉर्मूला क्या करना है, अप्लाई करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको यहां पे मास और वेलोसिटी के यूनिट्स को देखना पड़ेगा। या नॉर्मली हम एसआई यूनिट्स को डील करते हैं। तो अगर आप चाहते हो मोमेंटम का जो यूनिट है वो भी एसआई यूनिट हासिल हो, तो उसके लिए मास और वेलोसिटी दोनों का यूनिट भी क्या होना चाहिए, एसआई यूनिट होना चाहिए। तभी आपके पास आंसर एसआई यूनिट में आएगा। ये नहीं है कि मास एसआई यूनिट में ना हो और वेलोसिटी एसआई यूनिट में हो, उनको मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे जवाब ठीक नहीं होगा। तो बताओ यहां पे जो मास है वो किस में है, ग्राम में। तो पहले अगर आप इसको एसआई यूनिट में चेंज करना चाहो तो ये जो 60 ग्राम है इसको किलोग्राम बनाना पड़ेगा। ग्राम इज नॉट एसआई यूनिट ऑफ मास। एसआई यूनिट ऑफ मास क्या है, किलोग्राम है। तो किलोग्राम में कैसे चेंज करेंगे, आप इसको 1000 से डिवाइड करोगे। क्या करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 0.06 केजी। तो अब आप मास की वैल्यू यहां पे पुट करोगे 0.06 केजी, ठीक हो गया। और वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी हमारे पास एसआई यूनिट के अंदर ही है, 2 मीटर पर सेकेंड। इसको आप 2 ले लो यहां पे, 2 मीटर पर सेकेंड। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 0.12 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आएगा। मेरी बात को समझियो। बताओ अगर राइट डायरेक्शन पॉजिटिव है तो बताओ इसके साथ पॉजिटिव साइन लगाओ या नेगेटिव, पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव लोगे। मोमेंटम को ओवरऑल जब वेक्टर के तौर पर लोगे तो इसको पॉजिटिव कंसीडर करोगे। लेकिन ये जो बॉल है जो वापस हो गया है, आप मुझे बताओ अब इसका मोमेंटम न्यूमेरिकली उतना ही होगा, क्योंकि न्यूमेरिकली निकालने के लिए मास और वेलोसिटी को आपने मल्टीप्लाई करना है। लेकिन डायरेक्शन चूंकि रिवर्स है, तो राइट डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है तो लेफ्ट डायरेक्शन नेगेटिव होगी। इस तरह से इसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, और ये यहां पे किया भी हुआ है। तो आपने डायरेक्शन को भी अंडरस्टैंड कर लिया। किसको अंडरस्टैंड किया है, डायरेक्शन को भी सीख लिया। इससे आगे जरा देखो, ये एक क्वेश्चन आप देखो, न्यूमेरिकल क्या लिखा है, ए बॉल ऑफ मास 0.8 केजी। बॉल की मास हमारे पास 0.8 किलोग्राम है, सही हो गया। स्ट्राइक्स अ वॉल, एक वॉल के साथ स्ट्राइक कर रहा है, राइट साइड पे ये स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी कितनी है, यहां पे 10 मीटर पर सेकेंड है। और ये क्या करता है कि रीबाउंड होता है। इस वेलोसिटी को आप वी कर लो और रिबाउंडिंग वेलोसिटी जो है वो हमारे पास 6 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 6 मीटर पर सेकेंड। रिबाउंड का मतलब क्या है, डायरेक्शन रिवर्स हो गई। और चूंकि वेलोसिटी की बात हो रही है तो वेलोसिटी भी तो वेक्टर है ना। अगर राइट डायरेक्शन पॉजिटिव है तो लेफ्ट डायरेक्शन को क्या लोगे, नेगेटिव। तो वेलोसिटी के साथ क्या लगा दोगे, नेगेटिव लगा दोगे। वेलोसिटी भी तो वेक्टर है ना। अच्छा, अब आप अगर करना क्या जा रहे हो, फाइंड मोमेंटम बिफोर इट स्ट्राइक द वॉल, यानी वॉल के साथ स्ट्राइक करने से पहले और आफ्टर द रिबाउंड, और रिबाउंड के बाद, टकराने से पहले और टकराने के बाद आपने मोमेंटम निकालना है। तो पहले आप टकराने से पहले की बात करो, उसके लिए एम वी करोगे। जो टकराने से पहले की वेलोसिटी है उसको मल्टीप्लाई कर दो, किसके साथ, मास के साथ। तो मास हमारे पास 0.8 है और वेलोसिटी यहां पे 10 है। ये क्या बन जाएगा, 8 आ जाएगा ना। तो 8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, या 8 न्यूटन इंटू सेकेंड भी लिख सकते हो, 8 न्यूटन इंटू सेकेंड भी लिखा जा सकता है। अब जरा बात करते हैं, जब रिबाउंड हुआ है तो रिबाउंडिंग में मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम, और वी कौन सा पुट करेंगे, रिबाउंड होने वाली वेलोसिटी वो माइनस में है, इसको वी डैश कर लो। तो अब मास की वैल्यू हमारे पास 0.8 है
और यहां पे इसको मल्टीप्लाई करोगे -6 के साथ, -6 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, -6, तो बेटा ये बनेगा -4.8 बनेगा ना, -4.8 मीटर किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि मोमेंटम हमारे पास नेगेटिव आएगा। अच्छा, अब एक पॉइंट और रह गया यहां पे। मैं अगर ये देखूं कि ये एक रन कर रहा है, एक वॉक कर रहा है, ये दोनों बच्चे, एक ही बच्चा है, रन कर रहा है, वॉक कर रहा है, इनमें से किसका मोमेंटम ज्यादा होगा? हैं? वेलोसिटी ज्यादा है उसकी ना, मैथ तो दोनों की सेम है, तो वेलोसिटी ज्यादा है, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा। अच्छा, ये हमेशा ऐसे होगा जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी इसका मोमेंटम ज्यादा होगा? नहीं, मैथ भी साथ देखनी है। जैसे यहां पे बुलेट और पिस्टल, इसकी बात करो, बुलेट आगे की तरफ जा रही है बहुत हाई वेलोसिटी के साथ, जबकि गन रिकॉइल होती है। ये रिकॉइल क्यों होती है? रिकॉइल का मतलब क्या होता है? पीछे हटना। पीछे हटती है, क्यों हटती है? कौन सा लॉ है जो ये बताता है? थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ हमें कहता है कि एक्शन अगर बुलेट पे हुआ है तो रिएक्शन किस पे होता है? वो पिस्टल पे, गन पे होता है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये रिएक्शन हो गया और ये एक्शन हो गया। अब मुझे बताओ, फोर्सेस तो सेम है, अब मुझे बताओ इसका मोमेंटम ज्यादा होगा या इसका मोमेंटम ज्यादा होगा? क्यों? तो उसकी वेलोसिटी भी तो कम है। नहीं, ऐसे नहीं है, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो देखना है, मैस और वेलोसिटी को देखना पड़ेगा। हम इस प्रोडक्ट को निकालेंगे। किसको निकालेंगे? प्रोडक्ट डिसाइड करेगा, ऐसे देख के नहीं बता सकते। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि इसका मोमेंटम भी उतना ही होगा जितना बुलेट का है। वो आगे हमने एक लॉ पढ़ना है जिसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं, क्योंकि अगर वेलोसिटी कम है तो मैस भी तो ज्यादा है। इस गन के लिए क्या है, इसकी अगर वेलोसिटी कम है तो मैस, तो एक चीज ज्यादा एक चीज कम। लेकिन जब आप बुलेट की बात करते हो उसमें मैस कम है लेकिन दूसरी तरफ वेलोसिटी ज्यादा है। तो अगर एक चीज कम हो रही है दूसरी बढ़ भी तो रही है। तो ओवरऑल इनका जो प्रोडक्ट है वो आपको देखना पड़ता है, प्रोडक्ट डिसाइड करता है। ठीक है, जब दोनों चीजें चेंज हो रही हो, मैस भी चेंज हो रही हो और वेलोसिटी भी चेंज हो रही हो, तो फिर किसको देखोगे? दोनों के प्रोडक्ट को देखोगे। लेकिन अगर एक चीज फिक्स रहती है, जैसे यहां पे दोनों की मैथ क्या है? सेम है। जब एक चीज तो फिक्स हो गई फिर आपने सिर्फ वेलोसिटी को देखना है। लेकिन अगर दोनों चीजें चेंज हो रही हैं तो फिर किसको देखना है? फिर दोनों के प्रोडक्ट को देखना है। मोमेंटम को देखने के लिए दोनों का प्रोडक्ट देखा जाएगा। तो बेटा ये मेरी बातें आपको समझ आ गई? तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर जो हमने कंप्लीट किया, और बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।